अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, आप ही को फ़ोन मिला रहा था मैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल मुस्तफ़ा? माज़रत कि जो है ना मुझे थोड़ी सी देर हो गई तो बस ने जो है ना लेट कर दिया। अरे नहीं कोई सुनाए, टाइम है आपके पास? मैंने भी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है आपके साथ, बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह। आए चल के बैठते हैं कहीं पे। ज़रूर 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 इंशाल्लाह। चलें आ गए। और सुनाए, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। इधर देखिए वही फ्रैंकफर्ट में। आई थिंक बैठने के लिए वो जो बेंचेज है ना सामने वो ठीक है। मौसम भी जो है ना आज काफ़ी बेहतर है। काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चल भी जो है ना मैं अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आया हुआ हूँ फ्रैंकफर्ट में और मेरे साथ हैं मेरे एक दोस्त के दोस्त और आज मैं इनके साथ अपनी मुलाकात की एपिसोड नंबर 3 रिकॉर्ड करवाऊँगा और इनसे इनके मुताल्लिक सवाल पूछूँगा, इनके एक्सपीरियंसेस के मुताल्लिक सवाल पूछूँगा और आई होप कि इनके जवाबात हर किसी देखने वाले को जो कि प्लान कर रहे हैं जर्मनी आने के लिए, उनके लिए काफ़ी सारे हेल्पफुल होंगे। तो मुस्तफ़ा भाई, एक दफ़ा फिर से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? सुना ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, अच्छा, थोड़ा बैकग्राउंड। मेरा नाम मुस्तफ़ा हैदर है। ठीक है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी से बैचलर किया है। लास्ट 2022 में कंप्लीट किया था। उसके बाद एप्लीकेशंस वगैरह सबमिट वगैरह जो भी प्रोसेस है जर्मनी का वो किया और इन दी लास्ट फाइनल यहाँ पे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में यहाँ आए हैं और यहाँ से मास्टर्स इन हाई इंटीग्रिटी सिस्टम्स चल रही है प्रोसेस। और फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। बाकी जो पेपर वर्क और जो प्रोसेस है यहाँ का वो साथ साथ चलता ही रहता है, तो वो चल रहा है एज यूजुअल। तो ये है जो यहाँ का मेरा इंट्रोडक्शन है मेनली। तो आए, आई थिंक अब हम थोड़ा बैठते हैं और सुकून से जो ना बैठ के फिर गप लगाते हैं। ज़रूर 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 इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं आपके कि आपने जब जर्मनी आने का प्लान सबसे पहले कैसे बना, आपके माइंड में कैसे क्लिक किया कि यार मुझे जर्मनी जाना चाहिए? क्या मेन फैक्टर्स थे आपके? सर मेन फैक्टर यही था, एक तो माशाल्लाह से जीपी और जो रिकॉर्ड्स मेरा चल रहा था वो सेम मेंटेन चल रहा था। तो मैंने उसको एक तरह से मैंने सोचा है, मैंने कहा बाहर तो जाना ही है तो कम से कम कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ के उसका मुझे बेनिफिट भी हो और मेरे पास कम से कम जो मेरी इकोनॉमिकल मुझे पड़े। तो सबसे बेस्ट मुझे जर्मनी लगा और आफ्टर जर्मनी मुझे पता है मेरा फ्यूचर इतना सिक्योर हो जाएगा मास्टर्स करके कि मैं अगर कहीं और मूव होना चाहूँ तो ईज़िली मूव हो सकता हूँ। सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास उस टाइम पे जर्मनी मुझे नज़र आ रहा था। एक और चांस था इटली मेरे पास, लेकिन इन दी लास्ट इटली आके भी आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन जर्मनी ही होती है क्योंकि विद इन अ यूरोप जर्मनी इज़ नोन एज अमेरिका इन अ यूरोप। सही है, तो आप इन दी लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन आप मूव जर्मनी ही करते हैं। तो अगर इन दी लास्ट जर्मनी डेस्टिनेशन है तो आप डायरेक्ट वहीं मूव कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी पावर है, इतने पैसे हैं तो ज़्यादा बेहतर है डायरेक्टली आप जर्मनी मूव करें। तो आपने भी एक टर्म यूज़ की इकनॉमिकली, तो अगर आप इसको और डिफ़ाइन करें इकनॉमिकली, आप किस टर्म में कह रहे हैं कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़? और अगर आप ये वाला कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप किन अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन करके जो ना इकनॉमिकली देखते हैं कि जर्मनी इज़ अ बेटर ऑप्शन? सर देखिए, दो तीन चीज़ें सिनेरियोज़ आते हैं। इधर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए बाहर से या आपको कम से कम सेटल्ड होना है बाहर। तो दो तीन चीज़ें आप कंपैरिजन अगर करते हैं तो उसमें आई थिंक जर्मनी का ग्राफ ऊपर आता है। लेट सपोज मैं आपको बोलूँ कनाडा या ऑस्ट्रेलिया आप चले जाएँ तो कनाडा में आप सेटलमेंट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन कनाडा में आपको फाइनेंशियली मिनिमम मोर देन 60 लाख चाहिए। मोर देन 60 लाख आजकल के हिसाब से चाहिए जो बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे की ही है। इकनॉमी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया का ये, ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पैसे तो अर्न कर रहे होते हैं लेकिन उनके पास कोई टेक्निकल स्किल्स या कोई ऐसी डिग्री नहीं हो रही होती कि वो जॉब्स मतलब में और जॉब्स की तरफ ज़्यादा होते इतनी हैं। चले जाते हैं क्योंकि उस वहाँ अर्निंग और जॉब्स में इतनी है कि बंदा बोलता है यही बहुत है। सही है। फिर बात आ गई यूके की। आप यूके चले हैं, यूके में आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आप डिग्री कंप्लीट कर लेंगे और जॉब्स करके आप फीस भी निकाल लेंगे, थोड़ी बहुत आपकी सेविंग्स भी हो जाएंगी, लेकिन क्या फ्यूचर सिक्योर नहीं है आपका, जॉब की गारंटी नहीं है। बिल्कुल। विद इन अ जर्मनी अगर मैं आपकी बात करूं तो विद इन अ जर्मनी अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट्स मास्टर्स करने भी आता है ना, जिसका विद इन अ 1 ईयर और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है बट उसका स्किल्स है, वो प्रॉपर विद इन अ मास्टर्स स्टूडेंट
एक वर्किंग स्टूडेंट की जॉब कर सकता है, ताकि वहाँ से उसके जो ब्लॉक अकाउंट उसने दिए वो भी वो सेव कर सकते हैं और अपना खर्चा इजीली यहाँ निकाल सकता है। हाँ ठीक है, उसको जॉब्स मिलने में 3 to 4 मंथ्स, समटाइम मोर देन 6 मंथ्स लग जाते हैं, बट ये कि उसका फ्यूचर सिक्योर है। उसको कम से कम पता है विद इन 2 ईयर उसके बाद एक मास्टर्स की डिग्री भी होगी और साथ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा जो उसके केपेबल हो, उसको जॉब एक अच्छी मिल सकती है यहाँ पर, तो वो सेटिस्फाई। और आपका ब्लॉक अकाउंट कहीं ना कहीं जो आप पैसे दे रहे हैं वो इन दिनों आप ही के जेब में वापस आने ना, वो कोई और नहीं ले रहा आपसे। बिल्कुल सिंपल सी बात, ये वेलफेयर स्टेट है, इंश्योरेंस है उनकी, सब कुछ है, वो एक प्रोसेस चल रहा है, वो तो आपको करना ही करना है। हाँ बाकी ये कि जो पैसे आप ब्लॉक अकाउंट के दे रहे हैं वो इन दिनों आपके जेब में वापस आने, कोई वो पैसे नहीं ले रहे आपसे। सिर्फ एक आपकी सेमेस्टर फीस आपको कहलाती है यहाँ पे, जिसमें आपको वो भी स्टूडेंट पास मिलता है, जिसमें आप ट्रैवलिंग विद इन अ स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है उसको भी हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट तौर पे ले सकते हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं। चलिए मतलब अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलें आपने एक कंपैरिजन किया और हमें लगा कि जो जर्मनी है वो इकोनॉमिकली मच चीपर है, मच स्टेबल है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो हमने प्लान कर लिया कि हमने जो है अब जर्मनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और अगर एज अ स्टडीज़ की मैं बात करूं तो मैंने अपनी स्टडी को प्लान करना है जर्मनी के लिए, तो मैं किस तरह से प्लान करूंगा? यूनिवर्सिटीज़ हैं या और भी कुछ अगर इस तरह की ऑप्शंस हैं कि एज अ स्टूडेंट मैं आ सकता हूं, तो उसके बारे में आपने किस तरह से रीच आउट किया और वो आपने कैसे प्लान किया यूनिवर्सिटी अपनी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए? मेरा जो प्लान बना बाहर आने का तकरीबन ऑलमोस्ट 3.5 ईयर जो मेरी डिग्री के उसके बाद मेरा आने का बना। लेकिन मैं ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं सजेस्ट करूँगा अगर उनको बाहर आना है तो थोड़ा सा पहले से अपने ऊपर फोकस करें। उसका फोकस ये है कि हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ बोली जाती है, जीपीए मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करते हैं। हर बंदा हर टीचर यही वहाँ बोलता है, लेकिन अगर आपको बाहर आना है तो जीपीए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसकी मेन उस पर आपको कॉम्पिटेंट समझा जाएगा कि आप इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेने के एलिजिबल है नहीं है। आफ्टर डेट आपका आईलेट्स, जीमेट, जीआरई और आपके कोर्सेज ये देखे जाते हैं। लेकिन अगर आपकी जीपीए ही मेंटेन नहीं है, आपके पास स्किल्स कुछ भी हो, आपने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया हो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तो फ़ायदा नहीं है बाहर आने का। पहली चीज़ तो सबसे पहली चीज़ अपनी जीपीए फोकस रखें, कम से कम मोर देन 3.2 आपकी जीपीए हो एज पाकिस्तान स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। सही है, विद इन डेट आप कोशिश करें विद इन 4 ईयर आप आईलेट्स कर लें। सही है, अपने स्किल्स पे तवज्जो दें ताकि कम से कम आए तो कम से कम आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो और सही से एक्सपीरियंस हो। लोग थोड़ा बहुत करते हैं और आ जाते हैं और उसके बाद फिर इश्यूज़ यहाँ ज़्यादा सर्वाइविंग इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, वो इन दिलास उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। सही है, फिर ये एक तरह से सिस्टम, एक प्रोसेस है। आपने अब सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है एक प्रोसेस, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी डिग्री किस चीज़ में, आपकी जीपीए क्या, फिर आपको उस हिसाब से अपने कोर्स मैच करना है। क्योंकि आजकल एक इशू चलता है कि जिस बंदे से पूछो मुझे डेटा साइंस करनी है, मुझे एआई करनी है, मुझे डेटा साइंस, अगर हर बंदा डेटा साइंस एआई करेगा तो बाकी कोर्सेज भी तो सीएस के हैं। सही है, हम पाकिस्तान में अगर डिग्री करते हैं, हम समझते हैं कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक डिग्री है, यहाँ पे उसके अंदर एक कोर्स स्पेसिफिक कोर्सेज में एक डिग्री हो रही है। तो हमें उसको बढ़िया सेलेक्ट करके अपनी कोर्सेज निकालने और कोशिश ये करनी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं, कुछ में फ़ीस है। फ्री वाली में तो हर 100% बंदा अप्लाई करता है। तो हमें कुछ ये रखना है कि अपने बजट के हिसाब से कुछ फ़ीस वाली यूनिवर्सिटीज़ जो प्रोसेस है उसके थ्रू भी अप्लाई करना है, ताकि हम वहाँ से भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ कैटर करें। अब ये एज़ पर द बजट है, ठीक है। कोई बंदा 3 यूनिवर्सिटी वहाँ से करता है, कोई बंदा 5 यूनिवर्सिटीज़ करता है, या इट डिपेंड अपॉन ऑल्सो योर जीपीए, ऑल्सो अबाउट योर आईलेट्स। सही है, तो उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम निकालनी पड़ती हैं। तो मेरी जीपीए मोर देन 3.5 थी, लेकिन फिर भी मैंने तकरीबन मोर देन 12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। मोर देन 12, ठीक है, सही है, मिनिमम। तो क्योंकि उसमें 7 to 8 तो फ्री थी ऑटोमेटिकली, और बाकी 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ मैंने यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अप्लाई किया था। तो इसलिए मैंने फ्री में मैक्सिमम अप्लाई किया कि कम से कम अगर यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू मेरा नहीं होता तो वहाँ से तो कम से कम कहीं से तो मेरा एडमिशन आए। क्योंकि मेन स्टार्ट में जब हम वहाँ होते हैं प्रोसेस ये होता है कि भाई मैक्सिमम एडमिशन लेना। जब एडमिशन आपका आ जाता है फिर आपकी चॉइस होती है कि आप कहाँ आना चाहते हैं। फिर आपको डिपेंड करता है आप क्या अपॉर्चुनिटी है, या आपका कोई जानने वाला वहाँ रह रहा है, या क्या इजी है आपको, तो आप उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी देते हैं। अभी आपने एक टर्म यूज़ की यूनिवर्सिस्ट, तो ये बताते हैं यूनिवर्सिस्ट क्या चीज़ है? सर यूनिवर्सिस्ट जैसे हम पाकिस्तान में ऐसा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, ठीक है।
यूनिवर्सिटी से एक चीज़ है, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन यहाँ बना दिया है, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स लेता है, उसको चेक इन करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उनको उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी दी हुई है, उस हिसाब से वो मैच करते हैं। अगर आप उस एलिजिबल हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी सेंड करेगा, वरना वो आपको डायरेक्ट बता देगा आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से आपकी जर्मन ग्रेड के हिसाब से जीपीए कैलकुलेट करता है और वो आपको बता देता है। कुछ अब उसमें भी प्रोसेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अपलोड कर दें, वो चेक कर लेती हैं। कुछ में ऐसा होता है आपको फ़ीस दे के आपको उनको डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ते हैं फिज़िकली अटैच करवा के। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन बट ईज़ी है। लेकिन बट ये है कि बहुत से स्टूडेंट उसको उस तरफ जाते ही नहीं, कहते हैं यार एक्स्ट्रा पैसे कौन दे। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कम से कम 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ से करें, क्योंकि हर बंदा फ्री में तो अप्लाई कर ही रहा है। क्योंकि अभी जो कंडीशन चल रही है वो हर बंदा निकलना चाह रहा है, किसी तरह निकले। तो फ्री में तो हर बंदा, मतलब काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इनका आइलेट्स होता है, वो कहते हैं चलो फ्री में अप्लाई करते हैं इस सेशन में, हो गया वरना अगली दफ़ा फिर देखेंगे। तो फ्री में तो मतलब होता ही है, तो कम से कम मैं बोलता हूँ अदर वे भी जाना चाहिए, तो वो बेहतर रहता है। तो अभी आपने टर्म ये भी यूज़ की थी, मेंशन किया था कि कुछ फ्री यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ पेड होती हैं, तो ये आप फीसेस वाइज कह रहे हैं या सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग आपने जो है ना वो ये कहा है? एप्लीकेशन प्रोसेस है उसका। अच्छा। एप्लीकेशन प्रोसेस है, जैसे यूनिवर्सिटी की फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो 75 यूरो है। जिस सेशन में अप्लाई करें, लेट सपोज यहाँ 2 सेशन होते हैं, समर और विंटर सेशन। मैंने विंटर में अप्लाई किया, फर्स्ट मेरी जो फ़ीस होगी 75 यूरो होगी फर्स्ट यूनिवर्सिटी की। दैन मैं जितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ 30 यूरो है। ठीक है, अब उसके बाद मैं 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ, एक यूनिवर्सिटी में मेरी 30 यूरो है। इसी तरह जब मुझे समर में नेक्स्ट टाइम आना है तब मेरी फर्स्ट एडमिशन जो होगा मेरा 75 यूरो का प्रोसेस होगा, उसके बाद दैन 30 यूरो। तो वो यूनिवर्सिटीज़ का तो प्रोसेस सेम है। सही ये बट अब डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम उसमें से चूज़ करें, अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से चूज़ करें। ये नहीं हो बस एक रैंडमली आपने चूज़ कर लिया और हो गया, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली होता है कि है हम लोग वहाँ होते हैं, हम वहाँ लोगों से कंपेयर करते हैं यार CS में जाना है, SE में जाना है, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओ, ज़्यादा इजी है, जल्दी हो जाता है और आसान है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज़्यादा काम आता है। लेकिन अगर आपको बाहर आना है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कंप्यूटर साइंस करके आएँ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक बिग अम्ब्रेला है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI, डेटा साइंस सब कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर्स करते हैं तो उसके बाद आई थिंक आप दूसरी तरफ डाइवर्ट इजीली नहीं हो सकते, हर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज कम होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कोर्स मैच नहीं कर रहा, या आपने ये कोर्सेज आपके एलिजिबल नहीं है, तो वो एरर ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आपने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करते हुए क्या चीज़ माइंड में होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं तो उसमें जो सारी डिटेल्स लिखी होती हैं एप्लीकेशन की, आइदर वो फ्री वाली है या यूनिसिस्ट वाली है, आइदर वो इतनी ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और इतनी ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं कि आप खुद से सारा कुछ प्रोसीजर कर सकें, या आपको कोई हेल्प ही रिक्वायर्ड होती है, या आपको एजेंट की भी हेल्प रिक्वायर्ड होती है? इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपने सारा कुछ खुद से किया, या आपने किसी की हेल्प ली, या किसी एजेंट के पास गए, या अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर A to Z अगर आप बोला जाए ना, A to Z देखिए आप कर सकते हैं, अगर आप में थोड़ा सा हौसला हो, थोड़ा टाइम प्रोसेस हो आप में, सही है, ठीक है, हो जाती है चीज़, मैंने खुद प्रोसेस किया है। हाँ, कहीं स्पेसिफिक चीज़ों में आपको सजेशन चाहिए होती है, रिकमेंडेशन चाहिए होती है, उसमें ये सीनियर स्टूडेंट्स हैं, कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं, वो अपना जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो बता रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह अटकते हैं जहाँ रुकते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम ऐसे होते हैं जो वो वेबसाइट पे कुछ और लिखे होते हैं और आप उसको कुछ और बोलते हैं ऑटोमेटिकली, तो आपको ये कंफर्म करना पड़ता है कि यार ये वही चीज़ें नहीं है, तो कहीं ना कहीं बताता है। लेकिन आपकी एक DART.de वेबसाइट्स है, उस पर इंटरनेशनल प्रोग्राम जर्मनी के मौजूद हैं, उसमें बहुत इजीली चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी आप उसी के थ्रू लिंक आपको मिलेगा वेबसाइट का, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का, जहाँ इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के हिसाब से उन्होंने ईजिली इंग्लिश में हर चीज़ लिखी हुई है। अगर आप उसको फॉलो करें, उसको एक पॉइंट्स बना के उसको एक वर्ड की फाइल में करके लिखें कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं अपनी ज़बान में, ताकि उसको करके लिखें, तो ईजिली समझने के काबिल हैं चीज़ें, क्योंकि मैंने तक में अपना प्रोसेस खुद किया है। मतलब A to Z मैं बोलता हूँ, मैंने अपना प्रोसेस खुद अपने हाथ से किया, कोई ये नहीं किया मैंने उसको बोल दिया, इसको बोल दिया, कुछ नहीं। तो इनिशियल अटेस्टेशन से लेके आखिर तक, मतलब टिकट भी मैंने खुद ऑनलाइन ही करवाया। तो ये नॉर्मली जो है वो
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर आपके मतलब माइंड में अभी कोई हो कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और ये हमें जो है प्रिपेयर करके रखने चाहिए? सर मेरा ये हुआ था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। सच्ची बात ये कि मेरा आईलेट्स रेडी था मेरी डिग्री से पहले ऑटोमेटिकली, ठीक है। मेरी ट्रांसक्रिप्ट आई है, मैंने ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट HSC से अटेस्ट भी नहीं करा है, मैंने यूनिसिस में अप्लाई कर दिया, क्योंकि यूनिसिस के लिए आपको HSC के अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लोगों के माइंड में चीज़ें हैं कि वहाँ HSC का अटेस्टेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं, यूनिसिस के लिए आपको इनिशियली अगर ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं तो HSC के अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी भी याद है 7 मार्च 2022 को मेरी ट्रांसक्रिप्ट आई है, और मैंने 11 मार्च 2022 को फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था, ठीक है। उसमें मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो होता ये है कि हम लोग खुद डिले चीज़ करते हैं। मेरी ट्रांसक्रिप्ट हाथ में आई, मैंने अर्जेंट ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई की, क्योंकि मुझे पता था मुझे जाना है इस सेशन में, तो मैंने अर्जेंट अप्लाई की। ट्रांसक्रिप्ट मेरे हाथ में, मैंने अर्जेंट डिग्री अप्लाई की। विद इन अ मंथ मेरे पास मार्कशीट डिग्री थी मेरे पास। जिस दिन मेरे पास आई है, मैंने अगले दिन HSC में वो दोनों चीज़ें भेजी हैं, क्योंकि उस टाइम पे तकरीबन विद इन अ वीक अटेस्टेशन होके आ जाती थी HSC से। आजकल तकरीबन मंथ लग रहा है। तो आपको हर चीज़ प्लान करनी पड़ती है अपने हिसाब से। अब जैसे यहाँ विंटर सेशन है, समर सेशन है, तो विंटर सेशन स्टार्ट हो जाता है अप टू द फरवरी, मिड ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो अब आपको विंटर सेशन के हिसाब से अगर प्लान करना है जर्मनी आना, तो उस हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, सही है, मिनिमम। और इसी हिसाब से समर सेमेस्टर में तो आपको चीज़ें 1 बाय 1 रेडी करनी है। आप कोशिश करें अपनी डिग्री से पहले अपना इंटर सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स वगैरह ये सब चीज़ें रेडी कर लें। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, जब वो सब कुछ कर लेते हैं बाद में पता लगता है कि पासपोर्ट पे नाम चेंज है, या सरनेम सेम नहीं है, या स्पेलिंग में मिस्टेक्स है। तो ये चीज़ें आप डिग्री से पहले फाइनलाइज कर लें अपनी, क्योंकि आखिर में आके स्टूडेंट समटाइम ऐसा होता है अपॉइंटमेंट आ गया उसके बाद सोच रहे होते हैं यार पासपोर्ट पे नाम चेंज है मेरा, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज है, अब मैं क्या करूँ। तो ये बहुत चीज़ें इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि आप जितनी जल्दी ये चीज़ें कैटर कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। आपको आप पता है आगे आगे इशू होना ही होना है, या कम से कम किसी से पूछ लें, किसी सीनियर से पूछ लें। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हेल्प आउट करते हैं, और बहुत सी यहाँ कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। जैसे आप फ्रैंकफर्ट आए हैं तो ज़्यादातर PSA फ्रैंकफर्ट, PSA अपने बर्लिन की कम्युनिटीज़ देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग है। PSA म्यूनिक बहुत अच्छा है, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हेल्प आउट करते हैं। तो पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत खुद डिसीजन लेने से बेहतर है। जहाँ आपको लगे आपको सजेशन चाहिए तो ईज़िली मिल सकता है। सही। अच्छा, अब एप्लीकेशन प्रोसीजर हो गया, अप्लाई कर दिया स्टूडेंट ने, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, और नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितना टाइम लेती हैं आपकी जो है ना रिप्लाई करने में कि आपका एडमिशन सिक्योर हो गया है रिजेक्शन में, तो उसका क्या प्रोसीजर? और आफ्टर अप्लाइंग हमने कुछ और भी स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं, या बस हमने एडमिशन आने का वेट करना होता है? सर एडमिशन्स एक तो आते हैं, जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे विंटर सेमेस्टर के मिड ऑफ फरवरी स्टार्ट हो जाते हैं, ये अप टू द मई तक चलते हैं एडमिशन्स, ठीक है। मतलब जून तक चल रहे होते हैं एडमिशन्स। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटी स्टार्ट में खुल जाती हैं, एडमिशन स्टार्ट हो गया, क्लोज हो गई, फिर कुछ स्टार्ट हुई, फिर क्लोज हो गए, तो ये चलता रहता है इंडिविजुअल। अब मैं सोचूं कि मैं सिर्फ एडमिशन्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं कुछ और नहीं कर सकता, ये गलत है। अगर आपको जर्मनी आना है तो बेहतर है आप लैंग्वेज स्टार्ट कर लें उस टाइम पे। अगर आप इजी हैं, फ्री हैं, और मिनिमम अगर जॉब भी करना है तो वीकेंड पे कोई कोर्स स्टार्ट कर लें। ये ऑप्शंस बहुत से, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर्स बहुत हैं। मिनिमम आप यूट्यूब से पढ़ लें, ठीक है। तो कम से कम आप जब यहाँ आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता सर्टिफिकेट लेके आए A1 या A2 का, लेकिन कम से कम आपको थोड़ी बहुत जर्मन आती हो, ताकि आप थोड़ी बहुत रिसोर्सेज, थोड़ी बहुत यूज की बातें कम्युनिकेशन कर लें, तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ आके तो सीखनी पड़ेगी, फिर तो वो वक्त पढ़ने में सीखनी पड़ती है, लेकिन पहले से सीखने ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अपने इसके उस पर वो दे दें, उसको इंक्रीज़ करने ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं, और अल्लाह भला करे। आपका सबसे बड़ा मेन यही है कि आपने एडमिशन दे दिया, अब एडमिशन के बाद आपको करना है क्या, आपको इंतज़ार करना है, एडमिशन आ जाएगा। लेकिन विद इन डेट आप दूसरी चीज़ें देख लें कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना सबसे बेस्ट है, या कौन से एरिया में जाना सबसे अच्छा है, कौन से सिटी में जाना, क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। आप बिग सिटीज़ में चले जाते हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैंने खुद फ्रैंकफर्ट प्रेफर किया, मेरा ऑलरेडी दो तीन जगह से और एडमिशन आया था, लेकिन मैंने फिर भी फ्रैंकफर्ट को प्रेफर किया कि मैंने कहा चलो यार बड़ी सिटी है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली। जबकि मेरा, अगर मैं दूसरे प्रोग्राम्स की बात करूं तो AI डेटा साइंस में मेरा एडमिशन हो गया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आया, तो किसी वजह से आया, तो बस ये, तो ये चीज़ें हैं।
तो अब स्पेसिफिकली आपने जो है ना, जिस तरह आप स्पेसिफिकली हैं कराची से, ठीक है, जी। तो आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद जो एम्बेसी वाला पार्ट है उसके लिए आप कब अप्लाई करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे? आइदर वो एडमिशन आने के बाद आप स्टार्ट करेंगे, या कराची में क्या प्रोसीजर होता है उसके लिए? सर कराची में तो मेन प्रोसेस ये है कि रात के 12 जर्मन के रात के 12 बजे के हिसाब से वहाँ रात के 3 बज रहे होते हैं, 4 बज रहे होते हैं, वहाँ अपॉइंटमेंट्स आती हैं। तो हमें रात में समझ लें स्टैंड बाय होना पड़ता है कि बैठो और अपॉइंटमेंट लो। और नहीं, जिस दिन आपने अप्लाई की यूनिवर्सिटी में उसी दिन से आप स्टार्ट हो जाएंगे या एडमिशन आने का वेट करेंगे? नहीं, वो तो मिनिमम कम से कम एडमिशन स्टार्ट होना पड़ता है। वजह ये है कि कराची में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी 20 से 25 दिन के बाद की। तो आपको विद इन 20-25 दिन में आपको, अगर आप समझते हैं आपका ब्लॉक अकाउंट खुल सकता है और आपका दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको एडमिशन लेने और अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है, अब डिपेंड अपॉन हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लॉक अकाउंट किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। सही है। दूसरी चीज़ आ गई इस्लामाबाद की तरफ। अब इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स करते हैं क्या है, वो कोई सोचते हैं यार एडमिशन आएगा तो अप्लाई करेंगे। मेरे रिकमेंडेशन ये, अगर आपकी 3.4 3.5 जीपी से ऊपर जीपी है पाकिस्तान में, आप अपॉइंटमेंट ले लो जब अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गए। उसका बेनिफिट ये होगा, जब आपका इंदिलास, आपकी जब जीपी अच्छी इंदिला से एडमिशन आपको आना है, एडमिशन आना तो आपके हाथ में अपॉइंटमेंट होगा, तो आप ऑन द सेफ साइड हो गए। मैंने स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनकी जीपीए सही थी, जीपीए 3.4 3.5 थी, एडमिशन भी उनका आ गया, लेकिन वो पूरे एक सेमेस्टर के बाद यहाँ आए हैं जर्मनी ऑटोमेटिकली, और वो सिर्फ इस वजह से उनका अपॉइंटमेंट लेट आया। और मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो इस्लामाबाद के, जिनका एडमिशन हो गया, मेरे साथ हुआ, और वो मुझसे पहले उनको वीज़ा मिला इस्लामाबाद के, जबकि मैं कराची का हूँ, जबकि मैंने एक अपॉइंटमेंट लेके कैंसिल करके एक और अपॉइंटमेंट ली है। ठीक है, तब वो मुझसे पहले आ गया था और इजीली पहुँच गया। तो ये चीज़ें, कुछ टिप्स हैं इसमें, ये चीज़ें हैं। और बाकी दूसरी चीज़ें मैं ये बोलूँगा, कोशिश करें विंटर सेशन में अप्लाई करें, क्योंकि विंटर सेशन में प्रोग्राम्स भी ज़्यादा होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो समर सेशन में थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ कम हो जाती है, प्रोग्राम्स कम हो जाते हैं, तो लिमिटेशन हो जाती है। अब हमने जो है ना एडमिशन सिक्योर कर लिया और एम्बेसी में अपॉइंटमेंट है, तो जिस दिन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट है उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, या वो सिर्फ आपने अपीयर होना होता है अपनी वेरिफिकेशन के लिए? मतलब नहीं, वो चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे और आपकी उस पर मोटिवेशन लेटर पे। सिंपल सी बात ये कि कराची में ये होता है, मोटिवेशन लेटर आपको लिख के देना पड़ता है, फिर भी वो आपसे थोड़ा बहुत पूछते हैं। और इस्लामाबाद में तो बाकायदा वो लिखवाते हैं एम्बेसी के अंदर, और मेन उनके सवाल ये होते हैं, वाई जर्मनी, वाई नॉट एनी अदर कंट्री, या व्हाट अबाउट योर प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछ लेंगे, सब्जेक्ट्स के नाम पूछ लेते हैं समटाइम वो। ठीक है, और उनका फाइनल जवाब ये होता है कि फ्यूचर, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान। तो ये आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के वहाँ बोलना पड़ता है। एक रटाया है और जो हर चीज़ हर बंदा बोल रहा है वही नहीं बोलना पड़ता, थोड़ा सा अपने टेक्निकल चीज़ बनाए उसको। अब वो अपने डिग्री के हिसाब से या अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको आपको बनाना पड़ता है। तो अब जो है ना, हमारा एडमिशन सिक्योर हो गया, एम्बेसी में भी चले गए, एम्बेसी का इंटरव्यू प्रोसेस से हो गया, तो उसके बाद अब वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है, और क्या पॉसिबिलिटी है कि वीज़ा एक्सेप्ट ही होगा, और या रिजेक्शन की भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? मैंने सर ये देखा है कि अगर आपका एडमिशन आ गया है, आपकी डिग्री सही है, मतलब आपके जिस कोर्स पे आपने बेस पे डिग्री अप्लाई की उस बेस पे एडमिशन हुआ है, तो चांसेस अब आपके डॉक्यूमेंट पे, अगर आपने डॉक्यूमेंट सही से सब कुछ फुलफिल किए हैं, तो एडमिशन के चांस मोर देन 90% है मेरे हिसाब से। सही, वो 10% यही होता है कि समटाइम ऐसा होता है, मेरा एक केस सुना हुआ ऐसा है कि एडमिशन आ गया स्टूडेंट का, वहाँ इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई थी यूनिवर्सिटी की, उसने इनरोलमेंट नहीं कराई, बोला वहाँ आके चेंज कराऊंगा। इस बेस पे उसको एम्बेसी ने रिएक्ट किया कि आप सीरियस नहीं हो पढ़ाई में, क्योंकि आपका होता यही है कि आपका जब इनरोलमेंट शुरू हो गई है तो आपको चाहिए इनरोलमेंट फ़ौरन कराओ, आप क्यों डिले कर रहे हो। तो आखिर में कोई आप ऐसी सजेशन या आपके पास ऐसा माइंड में पॉइंट हो जो कि आप समझते हैं कि अगर मैं शेयर करूंगा तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम इजी हो जाएगी जर्मनी के लिए रिगार्डिंग, प्लान करने के रिगार्डिंग, या हमने कोई ऐसी चीज़ मिस कर दी हो अपनी इस डिस्कशन में जो आपको लगता है कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा? सर देखिए, एडमिशन प्रोसेस हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आपका अपॉइंटमेंट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इंटरव्यू दे दिया और इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिले, ये साथ खैरियत के आप आएँ। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जर्मन लैंग्वेज और साथ साथ जैसे ही आपको पता लग गया भाई आप एम्बेसी से आ गए हैं, आपका इंटरव्यू हो गया है, आपको उधर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, इंशाल्लाह आप आ रहे हैं,
तो आप अपने एकोमोडेशन के अरेंजमेंट आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप जितना मैक्सिमम वहाँ से एकोमोडेशन अरेंज करके आएंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो आपका ब्लॉ अकाउंट है, आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन है जो यहाँ आके होती है, वो आपके सब चीज़ें डिपेंड करती है एकोमोडेशन पे। क्योंकि अक्सर लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, सबलेट पे आके रूम लिया और महीने 1.5 महीने और 2 महीने रूम ढूंढ रहे हैं और नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रीवियस इतने हैं और एकोमोडेशन इतने महंगे मिलते हैं कि लड़के बोलते हैं, स्टूडेंट्स वेट करते हैं कि वो थोड़ा सस्ते मिल जाए, सस्ते से मिल जाए, वो फिर चीज़ डिले हो जाती है। तो हाँ, ये वाकई आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो है पॉइंट रेज किया। तो आई होप कि हमारी ये डिस्कशन जो है ना काफ़ी सारे लोगों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी आज, वो इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स ले सकेंगे। तो थैंक्स अ लॉट मुश्तबा भाई कि आपने टाइम दिया और आपने जो है ना अपना कीमती टाइम निकाला। थैंक्स अ लॉट। नो प्रॉब्लम सर। अल्लाह ताला जो है ना आपके लिए आसानियाँ करे। और आप तो फर्दर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो मेरी यूट्यूब फैमिली के स्टूडेंट्स में से, तो आप जो है कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं और आई विल ट्राई कि जो है ना मैं फर्दर अपनी अपकमिंग एपिसोड्स में उन वाले क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करके उनको अकोमोडेट करूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।